बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास का चैप्टर 10 उसका 6th लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा सांस की तकलीफ़ पाकिस्तान में दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। पहला रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ब्रोंकाइटिस। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, ब्रोंकी और आइटस। ब्रोंकी का मतलब है ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया के बाद जो विंड पाइप तकसीम होकर लंग्स में जाती है उसको हम ब्रोंकी, और आगे जब वो मज़ीद डिवाइड होती चली जाती है तो हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। आइटस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन 4 इलामात का मजमुआ है। कहीं पे भी बॉडी के किसी हिस्से में रेडनेस आ जाए, वहाँ स्वेलिंग हो जाए, इंक्रीज्ड हीट हो, पेन हो, तो इन 4 इलामात के बॉडी के किसी भी हिस्से में आने को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर इन 4 इलामात के साथ पैथोजन मसलन बैक्टीरिया या वायरस आ जाए तो अब ये पांचों मिलके इन्फ्लेमेशन नहीं कहलाएंगी बल्कि कहलाएंगी इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस की जो कॉजेज़ हैं इसमें फर्स्ट कॉज वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स। केमिकल इरिटेंट्स से मुराद है टोबैको स्मोक, सिगरेट का धुआं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हवा के अंदर शामिल हो रहे हैं, ये भी ब्रोंकाइटिस की वजह बनते हैं। इसके बाद एयर पोल्यूशन या हवा में मौजूद ऐसे पार्टिकल्स जो सांस की तकलीफ़ या बीमारियां पैदा करते हैं, ये सब ब्रोंकाइटिस की वजूहात हैं। अब ब्रोंकाइटिस के अंदर जो हमें नतीजे के तौर पे चीज़ नज़र आती है वो ये कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस पैदा हो जाती है। यानी हमारे ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन नमी पैदा करती हैं, म्यूकस पैदा करती हैं ताकि सांस की पैसेज जो है वो अंदर से उसमें नमी बरकरार रहे और हवा के आने जाने से उसकी दीवारों को नुकसान ना पहुंचे। मगर अगर ये म्यूकस की सेक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उसकी वजह से जो ट्यूब्स की अंदर की वॉल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं, तंग हो जाती हैं। हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि ये सूजन की वजह से ट्यूब्स अंदर की तरफ से उनका एयर पैसेज वे या हवा के गुजरने का रास्ता तंग हो जाता है। ब्रोंकाइटिस जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 एक्यूट ब्रोंकाइटिस, टाइप 2 क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 हफ्ते तक रहता है। इसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये बग़ैर ट्रीटमेंट के ही अक्सर औकात ठीक हो जाता है और इसमें लंग्स को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये तकरीबन 3 महीने से 2 साल तक बरकरार रहता है और इसकी वजह से लंग्स के अंदर परमानेंट डैमेज आ जाती है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की दीवारें जो हैं वो अंदर से ख़राब हो जाती हैं। इसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ, ब्रोंकाइटिस की इलामात की तरफ। ब्रोंकाइटिस की पहली इलामत कफ है, खांसी का आना, माइल्ड वीजिंग, सांस के अंदर आवाज़ों का आना, फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा हो जाना। तो ये सारी इलामात जब ज़ाहिर हों तो हम उसके बाद ब्रोंकाइटिस डिक्लेयर करते हैं और ट्रीटमेंट के अंदर मुख्तलिफ ब्रोंको डायलेटर्स का इस्तेमाल, कफ सिरप्स का इस्तेमाल या एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से ब्रोंकाइटिस का इलाज किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज़ एम्फाइसीमा, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं आगे चल के सैक्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इन सैक्स को हम एल्वियोलाई कहते हैं, जो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में काफ़ी तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। तो एल्वियोलाई की दीवारें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। एम्फाइसीमा के अंदर होता ये है कि लंबे अरसे तक इस बीमारी के रहने की वजह से जो एयर सैक्स की अंदर वाली दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और आखिरकार वो फट भी जाती हैं। नतीजे में एल्वियोलाई जो कि छोटे छोटे सैक्स का मजमुआ है, ये सैक्स कन्वर्ट हो जाते हैं बड़े सैक्स के अंदर, लार्जर थैलियों के अंदर। नतीजा क्या होता है? स्मॉल सैक्स जो है हैव मोर सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज,
तो छोटे सैक्स जिनके पास एक बड़ा एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए मौजूद होता है, वो लार्जर सैक्स के अंदर बदलने से सरफेस एरिया कम हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज भी कम होती है। अब बहुत सारी एयर जो एल्वियोलाई के अंदर दाखिल होती है एक्सहेलेशन के प्रोसेस में, वो वहीं लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। लंग्स में इतनी ताकत नहीं रहती कि उस ट्रैप्ड एयर को बाहर निकाल सके और ये बहुत सारी हवा वहीं लंग्स के अंदर रुक के बहुत सारी पेचीदगियों का सबब बनती है। एम्फाइसीमिया की इलामात जो हैं, इसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का छोटा हो जाना, फैटीग थकन, बहुत ज़्यादा वज़न की कमी वेट लॉस, इन्फेक्शन का बार बार होना, बार बार पस का पड़ जाना, बार बार इन्फेक्शन का हो जाना, हत्ता कि लंबे अरसे के बाद मरीज़ के लंग्स का 50 से 70% एरिया जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इस काबिल नहीं रहता कि गैसियस एक्सचेंज उससे मुमकिन हो। लिहाजा गैसियस एक्सचेंज ना होने की वजह से या कम होने की वजह से ऑक्सीजन की शदीद कमी ब्लड के अंदर हो जाती है। ऐसे मरीज़ को ऑक्सीजन की सैचुरेशन ब्लड में पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। एम्फाइसीमिया की ट्रीटमेंट। एम्फाइसीमिया कैन नॉट बी क्योर्ड। एम्फाइसीमिया को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए कि जो एल्वियोलाई की दीवारों में डिस्ट्रक्शन आ चुकी होती है वो दोबारा रिस्टोर नहीं हो सकती। अलबत्ता ट्रीटमेंट कैन हेल्प टू रिलीव सिम्टम्स। जो भी इलामात हमारे सामने मरीज़ की आएँ, उनकी ट्रीटमेंट करके हम इलामात को बेहतर बना सकते हैं या मरीज़ को कंफर्टेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट के नतीजे में स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़, बीमारी जो बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही थी उसकी बढ़ने की रफ्तार को भी इस ट्रीटमेंट से कम किया जा सकता है। एम्फाइसीमिया की ट्रीटमेंट में शामिल होते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स बुनियादी तौर पे ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्रोंक्यूल्स को फैला देती हैं, उनके फैलने से हवा का रास्ता खुल जाता है और हवा बआसानी ज़्यादा मिकदार में एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाए, पस पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में म्यूकस की सेक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए और पस को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है।